हम लोगों ने जो पाइथागोरस थ्योरम है वो कैसे लगाते हैं और पाइथागोरस थ्योरम की जो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है उस पर देखो डिस्कशन कर लिया था। और उससे रिलेटेड तुम्हारी एक्सरसाइज में जो छोटे मोटे थोड़े बहुत सवाल हैं वो भी बना लिए थे। अभी ये जो 7.5 एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चंस का एक बार डिस्कशन कर लेते हैं ताकि तुम जल्दी जल्दी इनको बनाकर फटाफट चेकिंग करवा सको। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 का हम डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हें बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC और कह रहा है कि OD जो है वो BC पे परपेंडिकुलर है और उसके अलावा और डेटा दिया है कि OE जो है वो OC पे AC पे परपेंडिकुलर है, जो OF है वो AB पे परपेंडिकुलर है और तुम्हें ये सर्टेन चीज़ों का डेटा क्या करना है, शो दैट करके दिखाना है। ठीक है, अब देखो वैसे तो तुम्हारा पेपर थ्योरी बेस्ड पेपर नहीं होने वाला, MCQ बेस्ड पेपर होगा, तो उसमें तुम्हें लगेगा कि अरे ऐसे प्रूफ दैट वाले सवाल थोड़ी ना आएंगे। तो उसमें पता है क्या हो सकता है, मैं मानती हूँ ऐसे प्रूफ दैट वाले सवाल ना आए, बट इन प्रूफ दैट वाले सवालों से MCQ क्रिएट किए जा सकते हैं। कैसे? आपको डेटा दे देगा, OA की वैल्यू दे देगा, OB की वैल्यू दे देगा, OC की वैल्यू दे देगा, AF की वैल्यू दे देगा। मतलब यहाँ पे टोटल देखो 9 टर्म्स है, 3 टर्म्स ये हो गए, 4 5 6 टर्म्स ये हो गए, 7 8 9 टर्म्स ये हो गए। 9 में से 8 टर्म्स को, कोई भी 8 टर्म्स को वो गिवन दे देगा और बाकी एक टर्म वो अननोन रख देगा। तो आप फाइंड करिए, आपको लगेगा अरे मैं इसको कैसे फाइंड करूं, बट जिस इंसान ने NCERT का ये प्रूफ पढ़ा होगा उसको पता होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन को मैं अपनी टेक्स्ट बुक में अगर थ्योरी पेपर होता तो इस तरीके से सॉल्व करता, वो सॉल्व करके इस रिलेशनशिप तक पहुंच जाएगा और फिर डायरेक्ट वहाँ पे जो भी गिवन वैल्यूज़ है उसको वो पुट कर देगा और उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना क्योंकि तुम्हारा पेपर MCQ बेस्ड होने वाला है तो इस तरीके के जो बड़े बड़े थ्योरेटिकल सवाल हैं वो नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे भाई, बिल्कुल एकदम पूछे जा सकते हैं, बस पूछने का उनका जो तरीका है वो तरीका बदल जाएगा। उसमें कुछ गिवन डेटा दे देंगे या हो सकता है ऐसा कर दें आप लोगों को कि ये क्वेश्चन दे दें और पूछ लें कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट, है ना। मतलब एक ऑप्शन दे दे ये और दूसरा ऑप्शन दे दे कि यहाँ पे जो बीच में आपको माइनस साइन दिख रहा है इसको हटाकर प्लस। तो जिस इंसान को पता होगा कि अच्छा हाँ इसका प्रूफ जो है वो इस तरीके से किया जाता है तो वो बोलेगा कि ठीक है पहला ऑप्शन सही है और बाकी के सारे ऑप्शंस क्या है मेरे गलत है। तो आप जो भी पढ़ोगे ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि उस चीज़ का MCQ बनाया नहीं जा सकता, उस चीज़ का MCQ आराम से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो बड़े क्वेश्चन है, थ्योरम वाले क्वेश्चन है, प्रूफ वाले क्वेश्चन है, इन्हें छोड़ दो, ऐसा मत करना। छोड़ के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, राइट, कुछ भी नहीं मिलेगा, तुमको आराम से उसको बस सॉल्व करना है। खैर, अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है इस पे हम लोग हमारी बातचीत शुरू करते हैं। तो देखो आपको 90 डिग्री दिख रहा है, तो 90 डिग्री दिखते बराबर आपके दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए, या तो प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जो कि तुम्हें अब पता चल गया होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है ना। अच्छा, तो ऐसे केस में वो तुम लोग जानते हो कि प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मैंने लास्ट क्लास में तुमको बताया है कि क्या होती है, कैसे करते हैं हम लोग। या फिर दूसरी चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम। इन्हीं दोनों में से लगभग आपका क्या होगा, क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से पूछे जा रहे होंगे या क्वेश्चन इन्हीं दोनों कंसेप्ट में से क्या हो रहे होंगे, सॉल्व हो रहे होंगे। और भी कुछ हो सकता है बट प्रोबेबिलिटी इसकी हाई रखना। अब यहाँ पे हमको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है। क्या कंस्ट्रक्शन करना है, ये देखो मैं अभी पूरी प्रॉपर तुम्हें स्टेप्स लिख कर नहीं दिखा रही हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है ताकि तुम मुझको इसको प्रॉपर स्टेप्स के साथ सॉल्व करके दिखा सको। ठीक है, जैसे कि आप O से लेकर OA तक को ज्वाइन करेंगे, ये पहला कंस्ट्रक्शन। आप O से लेके B तक को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद आप O से लेके कहाँ तक ज्वाइन करेंगे, C तक ज्वाइन करेंगे। ठीक है, डन। ठीक है, डन हो गया, काम खत्म। चलिए बढ़िया है। अब अगर मैंने ऐसी ज्वाइनिंग कर दी तो ऐसी ज्वाइनिंग करने से मेरा फ़ायदा क्या हुआ, मेरे को मेरे फ़ायदे की तरफ जाना है। एक मिनट,
ठीक है, मुझे मेरे फ़ायदे की तरफ जाना है कि मुझे फ़ायदा क्या हुआ। तो देखो टू प्रूफ पे अपनी नज़र रखना। किसी भी पाइथागोरस थ्योरम वाला जो सवाल होता है उसमें आप क्या करेंगे, अपनी नज़र पूरी तरीके से कहाँ पे रखेंगे, टू प्रूफ वाले पे रखेंगे। टू प्रूफ में क्या बोला जा रहा है, देखिए ओ ए का स्क्वायर। अब आप एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढिए, ठीक है, अभी आप एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढिए जिसमें आपको ओ ए का स्क्वायर वाया पाइथागोरस थ्योरम लगाने को मिल जाए। ठीक है, जिसमें आपको क्या मिल जाए, पाइथागोरस थ्योरम ओ ए का स्क्वायर लगाने को मिल जाए। तो दो तरीके हैं, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस लगाती हूँ, ठीक है, तो भी मुझे मिल जाएगा। मैं इस वाले ट्राइंगल में लगाती हूँ तो भी मुझे ओ ए का स्क्वायर मिल जाएगा। बराबर आपकी चॉइस है, आपको जिसमें लगाना है आप उसमें लगा लीजिए। तो मैं किस में लगाऊंगी, मैं लगाऊंगी ये वाले ट्राइंगल में। एक काम करती हूँ, मैं 6 के 6 ट्राइंगल में लगा देती हूँ, बाद में सोचेंगे कि इनमें से किसको यूज़ करें और किसको यूज़ ना करें। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ट्राइंगल नंबर 1 में लगाया पाइथागोरस लगाना आना चाहिए आपको। तो क्या होगा, ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर लगा दिए। ट्राइंगल नंबर 2 में लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा, ओ सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ट्राइंगल नंबर 3 में लगाइए यहाँ पर, तो ये चीज़ बोलो क्या हो जाएगी, ओ सी का स्क्वायर इक्वल टू ओ डी का स्क्वायर प्लस में ये डी सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा तीसरा। आप ट्राइंगल नंबर 4 में लगाइए यहाँ पर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू बी डी का स्क्वायर प्लस ओ डी का स्क्वायर, बराबर। फिर आप ट्राइंगल नंबर 5 में लगा दीजिए, यहाँ पर लगा दीजिए, क्या हो जाना है, अगर ट्राइंगल नंबर 5 में लगाओगे तो ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ एफ का स्क्वायर प्लस में कितना आ जाएगा, बी एफ का स्क्वायर। ट्राइंगल नंबर 6 में लगा दीजिए, ट्राइंगल नंबर 6 में अगर लगाओगे तो आ जाएगा ए ओ का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए एफ का स्क्वायर और प्लस में कितना आ जाना है आप लोगों के पास, ओ एफ का स्क्वायर। ये हो गया। तो टोटल 6 राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ बन रहे थे। 6 के 6 राइट एंगल ट्राइंगल पे मैंने पाइथागोरस लगा दिया। मैंने ये सोचा भी नहीं कि उस पाइथागोरस को लगाने से मेरा टू प्रूफ होगा या नहीं होगा, बस मेरे को लगाना था, मैंने लगा दिया। अब मैं सोचूंगी कि मेरे को क्या करना है। ठीक है, अब देखो जो पहला टू प्रूव है आप उस पर अपना पूरा ध्यान फोकस करिए। कैसा है, जो पाइथागोरस के क्वेश्चंस होते हैं ना, इनका क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको फटाक देने से मिल जाता है। स्टेप नंबर 1, जितने भी राइट एंगल ट्रायंगल पॉसिबल हो रहे हैं आप पहले तो उन पे पाइथागोरस लगा लीजिए। तीसरा, अपने टू प्रूव को घूर घूर के देखिए, टू प्रूव आपसे क्या कहना चाह रहा है, आपका आंसर वहीं आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट एक्सरसाइजेस एंटायर चैप्टर में अगर कोई है तो यही है, जहां कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, इक्वेशंस को या डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, बात खत्म होती है, बस इतना ही करना है। तो देखो क्या बोल रहा है टू प्रूव में, ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, मतलब मुझे उन इक्वेशंस को कलेक्ट करना है जिनमें ओ ए आता हो, ओ बी आता हो, ओ सी आता हो, और इस तरीके से कलेक्ट करना है कि सच दैट उनके बीच में प्लस का साइन हो, मतलब इनडायरेक्टली मुझे उन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करना है। अब तुम बोलोगे मैडम ए ओ तो इधर भी आ रहा है, ए ओ तो इधर भी आ रहा है, तो आप क्या दोनों ए ओ को ले लोगी? मैंने बोला नहीं, थोड़ा और टू प्रूव पे फोकस करते हैं। तो टू प्रूव में हमने राइट साइड में क्या देखा, ए एफ का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर और सी ई का स्क्वायर, मतलब जब आप ओ ए का स्क्वायर लोगे तो आप एक ऐसा पाइथागोरस थ्योरम चूज करना जिसमें ए एफ भी आता हो। ठीक है, जिसमें ए एफ भी आता हो। तो पहले वाले प्रूफ को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, पहले वाले प्रूफ को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको अपनी इक्वेशन नंबर 1 बना दिया, क्योंकि देखो इसमें ए ओ भी आ रहा है और देखो इसमें ए एफ भी आ रहा है ना। चलो ठीक है मैडम, बहुत अच्छी बात है। ओके, उसके बाद दूसरा प्रूफ मैंने क्या लिया, एक ऐसा वाला लेना है जिसमें ओ बी स्क्वायर भी आ रहा हो और बी डी स्क्वायर भी आ रहा हो। तो मैं किसको लूँगी, देखो ओ बी स्क्वायर वाले दो हैं, एक ये भी ओ बी स्क्वायर है, एक ये भी ओ बी स्क्वायर है, बट इसमें से मैं कौन से ओ बी स्क्वायर वाले को लूँगी, मैं इस ओ बी स्क्वायर वाले को लूँगी क्योंकि उसमें बी डी स्क्वायर आ रहा है। सेम यही आर्ग्यूमेंट अगर मैं रखूँ तो मैं ओ सी स्क्वायर के साथ मुझे क्या चाहिए, सी ई का स्क्वायर चाहिए, तो मैं इसको अपनी इक्वेशन नंबर 3 ले लूँगी, है ना, क्योंकि वहाँ पे मुझे सी ई का स्क्वायर भी मिल रहा है।
अब कुछ नहीं करना है, अभी आप ध्यान से देखिए आपने टू प्रूव को, टू प्रूव में आपको उन तीनों इक्वेशंस के बीच में क्या डालने को कह रहा है, वो प्लस। तो आप कुछ मत करो, तीनों इक्वेशंस को उठाओ, उठाकर उनको ऐड कर दो। तो जब आप तीनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, लेफ्ट साइड से ऐड होगा, राइट साइड से ऐड होगा। तो जितनी भी आपके पास तीनों इक्वेशंस थी, उन तीनों इक्वेशंस के लेफ्ट वाले साइड को हमने उठाकर ऐड कर दिया। आपके पास जितनी भी इक्वेशंस थी, उनके जितने भी राइट साइड थे, उनके राइट साइड को उठा के हम लोगों ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, ये इस तरीके से कुछ। क्या हमारा क्वेश्चन हमारा टू प्रूव हो गया? बिल्कुल हो गया। थोड़ी सी अपनी आंखें घुमाओ, हो गया। हमें टू प्रूव में क्या चाहिए था? AO स्क्वायर, OB स्क्वायर, OC स्क्वायर। क्या हमें मिल गया? देखो मैडम बिल्कुल मिल गया, देखो तीनों साथ में। बट हमें हमारे टू प्रूव में माइनस ऑफ OD स्क्वायर चाहिए था। क्या वो हमें मिला? मिल गया ना। ये प्लस में जो है इसको आप यहाँ ले आइए, बन गया माइनस में। हमको माइनस ऑफ OE स्क्वायर चाहिए था, आप इसको यहाँ ले आइए, देखिए बन गया आपका। आप इस दूसरा वाला जो है OF स्क्वायर, इसको भी आप यहाँ ले आइए, बन गया, देखो ये माइनस। और राइट साइड में आपके पास सिर्फ क्या बन जाएगा? AF स्क्वायर, EC स्क्वायर, BD स्क्वायर। सोचो, दिखने में इसका टू प्रूव कितना खतरनाक लग रहा था, बट रियलिटी में इसका टू प्रूव इतना खतरनाक है ही नहीं, एकदम आसान। तो पाइथागोरस थ्योरम के जितने भी सवाल होते हैं ना, सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। उन सारे के सारे सवालों में आपको जितने भी पॉसिबल राइट एंगल ट्रायंगल दिखना, आप पहले तो पाइथागोरस लगा लीजिए, फिर अपने टू प्रूव को देखिए कि टू प्रूव में आपको क्या चाहिए, और जो चीज़ चाहिए उनके बीच में प्लस है कि माइनस है। अगर प्लस है तो दोनों इक्वेशंस को या तीनों इक्वेशंस को ऐड करिए, अगर माइनस है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर प्लस भी है माइनस भी है तो हो सकता है दो इक्वेशंस को ऐड कर रहा हो और तीसरी वाली को सब्ट्रैक्ट कर रहा हो। इस तरीके से जजमेंट लेकर फिर आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है। डन। चलो कंटिन्यू करते हैं फिर अभी सेकेंड वाले प्रूफ में। सेकेंड वाला प्रूफ क्या कह रहा है आपको, AF का स्क्वायर। अच्छा चलो ठीक है, AF का स्क्वायर। तो आपने इतनी सारी जो इक्वेशंस ली हैं, मतलब इतनी सारी जो आपने पाइथागोरस इक्वेशंस लिखी हैं, उसमें AF स्क्वायर कहाँ आ रहा है, आप पहले वो मार्क कर लो। अच्छा ठीक है मैडम, AF स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, ये देखो मैंने ब्लू टिक मार्क कर दिया। BD स्क्वायर कहाँ पर आ रहा है, आप उसको मार्क कर लो। मैडम BD स्क्वायर इस इक्वेशन में आ रहा है, मैंने इसको मार्क कर लिया। CE स्क्वायर कहाँ आ रहा है, मैडम CE स्क्वायर इस इक्वेशन में आ रहा है, इसको हमने यहाँ मार्क कर लिया। अच्छा, ये तीनों इक्वेशन में आ रहा है। फिर राइट साइड में हम जाते हैं, तो राइट साइड में हम देखते हैं कि राइट साइड में हमको AE का स्क्वायर चाहिए। अब AE का स्क्वायर इस इक्वेशन में आ रहा है जिससे मैंने क्रॉस किया है। हमको CD का स्क्वायर चाहिए जिसमें हमने क्रॉस किया है, अभी अभी इस इक्वेशन में आ रहा है। हमें BF का स्क्वायर चाहिए, वो इस इक्वेशन में आ रहा है। अरे बाप रे, तो इसका मतलब सेकेंड वाले प्रूफ में मुझे 6 की 6 इक्वेशंस को यूज करना है, क्योंकि 6 के 6 डेटा अलग अलग 6 इक्वेशंस में। क्या करें, कैसे करें इन 6 की 6 मतलब इक्वेशंस को यूज कैसे करें बताओ। तो ठीक है, दिमाग लगाते हैं क्या करना होगा इसमें, मतलब अटेम्प्ट कैसे करना होगा। तो हमने क्या किया, हमने जो हमारी पहली इक्वेशन थी, हमने हमारी पहली इक्वेशन को बड़े ध्यान से देखा। अच्छा, तुम्हारे पास AF का स्क्वायर है, वो बोलती है हाँ मेरे पास ना भाई AF का स्क्वायर है। मैंने बोला ओके ओके ठीक है ठीक है। फिर अब क्या करें, फिर दूसरी वाली इक्वेशन कहती है कि मेरे पास BD का स्क्वायर है, तो मैंने बोला हाँ आपके पास BD का तो स्क्वायर है, बट उसके साथ OB स्क्वायर भी है, उसके साथ आपके पास OD स्क्वायर भी है। मतलब इनडायरेक्टली सेकेंड वाले प्रूफ को करने में खतरनाक खिचड़ी मच रही है, समझ ही नहीं आ रहा है सेकेंड वाला प्रूफ हम करें कैसे। तो सेकेंड वाला प्रूफ करना इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट टास्क, आपके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर आपने पहला पार्ट उसका प्रूफ कर दिया है तो आप पहले पार्ट से ही सेकेंड वाले पार्ट में आसानी से जा सकते हैं। कैसे, आपको सिर्फ टर्म्स को कलेक्ट करना है। जैसे कि आप इस वाली चीज़ को एज इट इज़ लिख दो, यानी कि AF का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर प्लस CE का स्क्वायर, इसको आप एज इट इज़ वैसे का वैसे ही लिख दो, इक्वल टू लिख दो। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें टर्म्स को कलेक्ट करो। जैसे OA का स्क्वायर है, वो जो देखो दूर में OE का स्क्वायर खड़ा है, मैंने OA के स्क्वायर में इसके पास ले आई। वो देखो जो दूर में OB के स्क्वायर के साथ में मुझको क्या चाहिए है,
ओ बी के स्क्वायर के साथ मुझको क्या चाहिए है, ओ बी के स्क्वायर के साथ मुझे ओ एफ का स्क्वायर चाहिए। मैं इस ओ एफ के स्क्वायर को शिफ्ट करके यहाँ ले आई। ओ सी के स्क्वायर के साथ मैं अभी किसको लिखूँगी, ऑब्वियसली जो बच गया उसको लिखेंगे, ओ डी का स्क्वायर लिखेंगे। लेकिन मैडम इससे तो प्रूफ हुआ ही नहीं। अरे हो गया, तुम अपनी आंखें तो चला के देखो कैसे। देखिए ये जो क्रॉस वाली इक्वेशन है, इस क्रॉस वाली इक्वेशन को अगर मैं रीराइट करूं तो ए ओ का स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर कुछ नहीं है बल्कि ए ई का स्क्वायर है। क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल। यानी कि ओ ए के स्क्वायर माइनस ओ ई का स्क्वायर, इसकी जगह पर क्या आप ए ई का स्क्वायर लिख सकते हैं? अरे वाह मैडम, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस साइन वैसे का वैसी। अब जैसे ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर, क्या करें? तो आप इस क्रॉस वाली इक्वेशन को देखिए, जो माइनस ओ एफ स्क्वायर है उसको आप यहाँ ले आइए तो यहाँ आ जाएगा बी एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं? बी एफ का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे माइनस को लेकर आ जाइए तो ये हो जाएगा ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस में डी सी स्क्वायर, और इक्वल टू वाला जो राइट साइड का पार्ट है वो वैसे का वैसी। और जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है शायद यही चीज़ हमको प्रूफ करने को दी गई थी। रीज़न आप लिख दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन आपका 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 ये हमारा हो गया खत्म, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी इंपॉर्टेंट है अभी, स्पेशली टर्म के हिसाब से, टर्म 1 के हिसाब से, क्योंकि इसमें आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेटा दिया रहेगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आप कैलकुलेट करो, उसके हिसाब से 9th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, या बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो 9th क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं करना है, बस आपको डायग्राम बनाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, क्वेश्चन हो गया। देखो एक कॉमन सेंस है, अगर आप किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना चाहते हो, किसी हाइट पर अगर आप चढ़ना चाहते हो, आप सीढ़ी लगाते हो। आप सीढ़ी दीवार से कैसी लगाते हो? आप जैसे मान लेते हैं ये वॉल है, आप वॉल से सीढ़ी कैसे लगाते हो? ऐसे चिपका के लगाते हो क्या? नहीं मैडम, हम वॉल से सीढ़ी ऐसी लेटा कर लगाते हैं और टुक 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 ऊपर चढ़ जाते हैं। तो पहला तो आपको ये याद होना चाहिए या पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास एक दीवार है और दीवार पे अगर एक विंडो है, जो कि देखो क्या बोला जा रहा है, विंडो 8 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी कि अगर मैं इसको मेरा ग्राउंड समझती हूँ, लेट से ओ से लेकर ए तक को अगर मैं अपना ग्राउंड समझती हूँ, तो विंडो ग्राउंड से 8 मीटर ऊपर है। यानी कि मान लेते हैं ये सी पॉइंट पे कहीं विंडो है और सी पॉइंट से आपके इस ए पॉइंट तक का जो ये डिस्टेंस है ये बेसिकली कितना है? 8 मीटर है। अब कोई भी दीवार जो है वो, या विंडो जो आपने बनाया है या दरवाजा आपने जो बनाया है, वो ज़मीन के साथ क्या होगा? 90 डिग्री फॉर्म कर रहा होगा। ये बताने की नीड नहीं होनी चाहिए, ये अंडरस्टैंडेबल है, ये खुद के से समझने वाली चीज़ है। खैर, क्वेश्चन में और इन्फॉर्मेशन क्या दी है? अ लेडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो, मतलब उस विंडो तक पहुंचने के लिए एक बंदे ने एक सीढ़ी का सहारा लिया, और ऑब्वियस है कि सीढ़ी इस तरीके से रखी गई होगी, है ना, इस तरीके से सीढ़ी रखी गई होगी। ये सीढ़ी 10 मीटर लॉन्ग है। अब सीढ़ी आप ऐसी आड़ी रखोगे ना। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है? क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया गया है कि बताइए डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लेडर, मतलब जहां पे सीढ़ी रखी गई है, फुट ऑफ द लेडर का मतलब होता है जहां पे सीढ़ी रखी गई है से लेकर वॉल तक का डिस्टेंस। तो सीढ़ी कहाँ रखी गई है? फुट ऑफ द लेडर कहाँ है? ये जो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट आप लोगों का फुट ऑफ द लेडर है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वॉल कहाँ है? वॉल तो भैया ए पॉइंट पर है। तो आपको इसी फुट ऑफ द लेडर और इसी वॉल के बीच का ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये मत सोचना कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए ना। ये क्वेश्चन तो सादा पाइथागोरस थ्योरम का सवाल है, इसमें तो दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है, ये तो यूं ही बन जाएगा, ठीक है। एकदम सादा सवाल है पाइथागोरस थ्योरम का। आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप के सवाल टर्म 1 के पेपर में घुमा फिरा के पूछ लेंगे कि आपको लेडर दिया रहेगा, वॉल और फुट ऑफ द लेडर के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा, पूछेगा कि विंडो कितने हाइट ऊपर है, बताओ। इस डेटा में विंडो देके फुट और उसके बीच का डिस्टेंस पूछ लिया, कल को फुट और उसका डिस्टेंस पूछ के विंडो का हाइट पूछ लेगा।
कल को विंडो की हाइट दे देगा, फुट वाले तक का डिस्टेंस दे देगा और बोलेगा बताओ कितनी लंबी सीढ़ी लेकर आए मार्केट से खरीद कर ताकि हम उस खिड़की तक पहुंच सके। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे टोटल 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ है आपके पास सीढ़ी यानी कि लैडर, दूसरी चीज़ है विंडो या फिर कोई और ऑब्जेक्ट हो सकता है हाइट पर, तीसरा चीज़ है डिस्टेंस, वो फुट से लेकर वॉल के बीच वाला। इन तीनों डेटा में से कोई भी 2 डेटा की वैल्यू गिवन दे देगा और तीसरा डेटा आपको निकालना पड़ेगा बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बस खत्म। तो ये सवाल इतना ही था, चुन्नू मुन्नू सा, प्यारा सा, छोटा सा। अब आगे मूव करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 हमने डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन कर लिया, क्वेश्चन नंबर 10 के डिस्कशन में आते हैं। इसमें भी कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी इजी, ओनली दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड ड्रॉ डायग्राम। आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करिए और कुछ भी नहीं। ठीक है, अच्छा खैर देखो क्या बोला है, वायर अटैच टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर, मतलब एक खंबा है जो कि खड़ा हुआ है जमीन पर जिसकी हाइट 18 मीटर है। ठीक है, उस खंबे पर एक वायर बांधी गई जमीन से जो कि वायर 24 मीटर लॉन्ग है। ठीक है ना। अच्छा, यानी कि कैसा है ये डायग्राम, 2 मिनट पेज ऐड कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए क्या करना है, मान के चलिए ये कोई खंबा है। ठीक है, ये लेट से P और Q जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 18 मीटर लॉन्ग है। तो ठीक है, ये खंबा है, इस खंबे से एक वायर लगाई गई। अब देखो वायर हवा में भी आप लटका सकते हो, मतलब हवा में बांध सकते हो उसको किसी ना किसी तरीके से अरेंजमेंट करके, बट जनरली आप इस क्वेश्चन में ऐसा माना करिए कि टॉप पॉइंट से वायर लाई गई और उस टॉप पॉइंट से वायर को ज़मीन पे बांध दिया गया, ऐसे है ना। हवा में बांधा है उस वायर को, आप ऐसा मत सोचना। और ये वायर आपको कितने मीटर लॉन्ग दी गई है, ये 24 मीटर लॉन्ग दी गई है और ये आपकी ज़मीन है। ठीक है, जो मैंने ज्वाइनिंग कर दी है ये आपकी क्या है, ज़मीन। तो ऑब्वियस है कि ज़मीन और खंबे के बीच में बिना बोले 90 डिग्री बना देना, बना दिया दोनों के बीच में 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक दैट वायर विल बी टॉट। टॉट का मतलब देखो ऐसा होता है कि वायर एकदम क्या होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए, मतलब उसमें ऐसा किसी भी प्रकार का ऐसा कोई श्रिंज नहीं आना चाहिए, मतलब ऐसी सिलवटें नहीं आनी चाहिए, एकदम टाइट होनी चाहिए, एकदम कड़क। ठीक है, एकदम टाइट, उसमें कोई भी आपको ऐसे गैप्स नहीं दिखने चाहिए या फिर आड़ी तिरछी उलझी हुई वायर नहीं होनी चाहिए। तो पूछ रहा है कि वायर को एक भी ताकि वो ना आए, ठीक है, श्रिंक्स ना आए, तो बताइए कितने दूर हम उस खंबे से ये कीला गाड़ें ताकि उस पर वायर को हम बांध सकें, ताकि एकदम मस्त टाइट होनी चाहिए वायर। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा का लटका लटकी वाला सीन नहीं होना चाहिए, एकदम कड़क वायर, ऐसे लटकती हुई वायर नहीं चाहिए। तो ये भी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपको पूछ रहा है, सवाल हो गया खत्म। ठीक है, तो इसमें भी अगेन वही चीज़ें हैं ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा, वॉल की जगह विंडो की जगह इस बार खंबा है, तार वही है, बस फुट की जगह यहाँ पे पूछ लिया है हाउ फार। तो दोनों का वो सेम ही मीनिंग होगा, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन नंबर 10। तो तुम क्वेश्चन नंबर 10 बना के अभी चेक करवा लोगे। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, खैर इसमें आपको बस बेसिक आइडिया होना चाहिए डायरेक्शंस का, जो कि जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो अपने आप हमको डायरेक्शन का आइडिया हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखो आप लोगों को कुछ स्पीड के बारे में बात की जा रही है। तो जब भी बातचीत स्पीड के बारे में की जाए तो आपके दिमाग में कुछ आए या ना आए, एक चीज़ हमेशा आनी चाहिए, ये फॉर्मूला डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और उसके बाद हम सोचेंगे आगे क्या करना है। ठीक है, दूसरी चीज़ इस क्वेश्चन में आपको ये पता होनी चाहिए, अपवर्ड डायरेक्शन इज टर्म्ड एज नॉर्थ, नीचे वाला डायरेक्शन इज टर्म्ड एज साउथ, राइट साइड वाला डायरेक्शन इज टर्म्ड एज ईस्ट, लेफ्ट साइड वाला डायरेक्शन इज टर्म्ड एज वेस्ट। अगर आपको ये पता है आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। कैसे, पढ़िए सवाल।
क्वेश्चन में बोला है एक एरोप्लेन एयरपोर्ट से निकल रहा है और वो कहाँ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ की तरफ उसकी स्पीड है 1000 किलोमीटर पर आवर। फिलहाल अभी आप स्पीड को गड्ढे में डालो, ठीक है। फिलहाल आप इतना याद रखो कि प्लेन नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। तो मान लेते हैं ये एयरपोर्ट है, मान लेते हैं ये जो ओ पॉइंट है, ऐसा लिखना पेपर में अगर थ्योरी लिखना है कि लेट ओ पॉइंट बी एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट से प्लेन उड़ा और उड़कर कहाँ गया, नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऊपर की तरफ। तो मान के चलते हैं ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट को हमने कहा कि प्लेन अभी इस ए पॉइंट पर है, ठीक है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, यानी कि ओ से ए यहाँ पर प्लेन गया। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एट द सेम टाइम, उसी वक्त एक अनादर एरोप्लेन जो है, दूसरा एरोप्लेन उसी सेम एयरपोर्ट से, सेम एयरपोर्ट का मतलब ये होता है कि वो जो पॉइंट ओ है ना, उस पॉइंट ओ से ही आपको एक और एरोप्लेन उड़ाना है, बट वो एरोप्लेन कहाँ जाना चाहिए, वेस्ट में जाना चाहिए, ठीक है। वो एरोप्लेन कहाँ जाना चाहिए, वेस्ट में। तो वेस्ट किसे कहते हैं, वेस्ट लेफ्ट साइड को कहते हैं। तो उसी सेम टाइम पे उसी ओ पॉइंट से एक दूसरा एरोप्लेन निकला वेस्ट की तरफ, और मान लेते हैं बी पॉइंट तक वो पहुंचा और ये वेस्ट की तरफ वो चला गया, ठीक है, वेस्ट की तरफ वो चला गया। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1/2 आवर्स। वो 1/2 आवर्स को फिलहाल आप गोली मार दीजिए, फिलहाल आप क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आप इसका मीनिंग समझिए। हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स, वो ये पूछना चाह रहा है कि दोनों प्लेन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो दोनों एक दूसरे से कितना दूर हैं। यानी कि अगर मान के चलिए ये मेरा प्लेन नंबर 1 है और बी पॉइंट पे जो है वो मेरा प्लेन नंबर 2 है, तो क्वेश्चन वाला मेरे से ये पूछना चाह रहा है कि ये दोनों मेरे कितने डिस्टेंस पर हैं, आप ये डिस्टेंस कैलकुलेट करिए। तो ऑटोमेटिकली समझ जाइए कि पहले तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, बट मैडम पी बी कैलकुलेट करने को बोल रहा है, बट ओ ए भी नहीं दिया, ओ बी भी नहीं दिया। अब हम क्या करें, दिया है, सारा डेटा दिया है, तुम देखो तो सही, पहले ध्यान से देखो। जब आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे थे तो नॉर्थ डायरेक्शन के लिए उसने आपको स्पीड दी हुई थी, बोलो कितनी, 1000 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दी थी। यहाँ पे जो ये वर्ड होता है पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा, है ना। पर आवर का मतलब क्या होता है, 1 घंटा। तो इसका मतलब फॉर 1 आवर, मतलब इस पूरे स्पीड के जो वैल्यू है इससे हमें क्या समझ में आएगा, फॉर टाइम इक्वल टू 1 आवर। अगर टाइम 1 आवर है, ठीक है, अगर टाइम 1 आवर है, रुको ऐसा करते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से हमको ये समझ में आएगा कि अगर टाइम की वैल्यू 1 आवर है तो जो डिस्टेंस वो एरोप्लेन ट्रैवल कर रहा है वो डिस्टेंस कितना है, 1000। यही होता है ना उस फॉर्मूले से समझ में आने वाली चीज। हाँ, लेकिन क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है कि 1/2 आवर्स के बाद, 1/2 आवर्स का मतलब होता है 3/2 आवर्स, 3/2 आवर्स के बाद, यानी कि 3/2 आवर्स के बाद प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो टाइम हमको कितना रखना है, 3/2। तो 3/2 आवर्स के बाद बताओ प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा, क्रिस क्रॉस करके कैलकुलेट कर लोगे। तो 3/2 आवर्स के बाद वो जो प्लेन P2 है जो नॉर्थ डायरेक्शन में गया था उसका डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 1500 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 1500 किलोमीटर। तो आपको जो स्पीड दी हुई है वो इस पर्टिकुलर चीज के लिए दी गई है ताकि आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे आप 1000 लिख सकें। और वो जो क्या बोल रहा है कि आफ्टर 3/2 आवर्स वो कहाँ पर एक दूसरे से मीट करेंगे, वो इस चीज के लिए दिया गया ताकि आप यहाँ पे 3/2 पुट करके 3/2 आवर्स के बाद कितना डिस्टेंस वो गया होगा आप ये फाइंड कर सकें। तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया होगा, 1500 किलोमीटर। तो यानी कि O से A आफ्टर 3/2 आवर्स ये डिस्टेंस कितना है, 1500। सिमिलरली जब दूसरा प्लेन वेस्ट की तरफ जा रहा था, तो वेस्ट की तरफ जब वो दूसरा प्लेन जा रहा था तो स्पीड कितनी दी हुई थी, स्पीड दी हुई थी उस वक्त उसकी 1200 किलोमीटर पर आवर, ये दी हुई थी स्पीड। इसका मतलब क्या है, 2 कॉलम बनेंगे, एक बनेगा टाइम का, एक बनेगा डिस्टेंस का।
पर आवर का मतलब टाइम की वैल्यू रखनी है 1, तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगी, वो स्पीड वाली वैल्यू है ना, डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगी, वो स्पीड वाली वैल्यू। और दूसरी जगह अभी क्वेश्चन में कितना टाइम बोल रहा है, 3/2, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा, आप क्रिस क्रॉस करके ये डिस्टेंस निकाल लीजिए। तो यानी कि 3/2 आवर्स के बाद उस प्लेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 3/2 आवर्स के बाद उस प्लेन ने 1800 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब आपको वो ए बी पूछ रहा है, आप पाइथागोरस लगा लीजिए, आपका ए बी आ जाएगा, खत्म हो गया सवाल। तो जरूरी नहीं है कल को तुमको एरोप्लेन बोले, कल को शिप बोल सकता है, कल को गाड़ी बोल सकता है ना, कल को लड़का लड़की बोल सकता है, कल को 2 खिलौनों की रेस बोल सकता है, कुछ भी बोल सकता है, इट कैन बी एनी डेटा। हाँ, बस वहां पे दिया हुआ क्या होना चाहिए, स्पीड। ठीक है, वहां पे बस क्या दिया हुआ होना चाहिए, स्पीड। बराबर। कई बार हो सकता है तुम्हें ये वाला डेटा दे दे, ये वाला डेटा दे दे कि इतने आवर्स बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस इतना था, तो बताइए स्टार्टिंग में उन दोनों के बीच में स्पीड कितनी थी। घुमा फिरा के वो कोई भी डेटा आपसे उस क्वेश्चन का अननोन रखकर आपसे पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 ये हम लोगों का डिस्कशन हो गया। ठीक है, 2 क्वेश्चंस मैं और डिस्कस कर लेती हूँ स्टार्टिंग वाले, और उसके बाद फिर इस डिस्कशन को हम लोग रोकेंगे। पहले आप इतनी चेकिंग करवाइएगा, फिर हम लोग आगे नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, बोल रहा है कि ABC एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है C पर। मतलब पहले तो मेरे को एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, चलो बना लिया। उस राइट एंगल ट्रायंगल का जब मैं नाम दूंगी तो मेरे को बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो C पॉइंट है वहां पे 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि इसने बोला है एट C, तो 90 डिग्री C पे बनेगी। तो ऑब्वियस है कि अगर 90 डिग्री C पे बनेगी तो A इसको नाम देंगे और B नाम इसको देंगे। और वो ये कह रहा है कि ट्रायंगल ऊपर से कैसा है, आइसोसेलेस है। ट्रायंगल ऊपर से कैसा है, आइसोसेलेस है। तो अगर वो एक ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो ये कॉमन सेंस है कि AC और BC आपस में इक्वल होंगी। कई स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि मैडम आपने AC और BC को इक्वल क्यों कहा, आपने AC और AB को क्यों नहीं कहा। तो भाई AC और AB को इसलिए नहीं कह सकती क्योंकि AB हाइपोटेनियस है और हाइपोटेनियस सबसे लंबा होता है, हाइपोटेनियस किसी के इक्वल नहीं होता। तो गलती से भी हाइपोटेनियस को किसी के और के इक्वल मत कह देना। अब प्रूफ दैट करने को क्या बोल रहा है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। इस डेटा को प्रूव करके दिखाओ। ये बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि भाई देख ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, BC स्क्वायर। अब क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि वो ट्रायंगल पहले से आइसोसेलेस है, यानी कि क्वेश्चन में आपको ये पहले से पता है, ये चीज, ये डेटा आपको पहले से गिवन है कि AC इक्वल्स टू क्या है, BC। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये AC स्क्वायर वैसे का वैसे लिख देती हूँ और इस BC स्क्वायर इसकी जगह भी मैं क्या लिख देती हूँ, AC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। इससे मेरा ये चीज देखो प्रूफ होकर आ गई कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। हो गया प्रूफ खत्म। अब अगर ये MCQ पेपर होता तो ये कैसे पूछा जाता क्वेश्चन, फिर क्वेश्चन होता आपका सिर्फ यहाँ तक और बाकी फिर आगे लिखा हुआ होता आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, और उसमें एक ऑप्शन होता ये वाला, तो आप टिक मार्क कर देते सॉल्व करके कि हाँ ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। या फिर और इस चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता था कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर। क्यों लिखा जा सकता था, क्योंकि AC और BC तो इक्वल है। अब चाहे AC लिखो या चाहे BC लिखो, उससे थोड़ी ना कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये ऐसे है। अब इसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 बनाना है, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऑलमोस्ट इसी का उल्टा है। कैसे, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो और क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंस क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो गिवन डेटा दिया था वो क्या दिया था कि AC और BC इक्वल होंगे एज वेल एज एंगल C बराबर 90 डिग्री होगा, और ये वाला डेटा आपका प्रूव दैट था। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो गिवन डेटा है वो क्या बोल रहा है
कि ट्रायंगल अभी भी आइसोसेलेस है, मतलब अभी भी AC इक्वल टू क्या है, BC है अभी भी, ठीक है। लेकिन इस बार प्रूव दैट करने के लिए वो बोल रहा है कि प्रूव करके बताओ कि वो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल क्या होगा, 90 डिग्री वाला होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल ABC को इस बार आपको क्या प्रूव करना है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस बार आपको क्या प्रूव करना है, राइट एंगल ट्रायंगल। इस बार आपको पहले से वो 90 डिग्री नहीं दिया, ठीक है। इस बार वो आपको पहले से 90 डिग्री नहीं दिया उसने, इस बार आपको प्रूव करना है कि वो एक राइट एंगल है। अच्छा, लेकिन एक गिवन डेटा इस बार और दिया है, इफ का मतलब होता है गिवन डेटा। तो आपको गिवन क्या दिया है, AB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर, यानी कि आपका गिवन डेटा में एक और चीज है, AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर। अब इसे कैसे प्रूव करें, हमें लगता है कि कठिन है, नहीं ये बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी। अब देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ में आपको जो गिवन डेटा दिया है ना, सारा काम आपका वो गिवन डेटा कर देगा, आपको एक रत्ती भर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। गिवन डेटा क्या कहता है कि AB स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ AC स्क्वायर को मैं AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख सकती हूँ, दोनों को अलग अलग बिल्कुल लिख सकते हो। गिवन डेटा कहता है कि AC और BC ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं एक AC को वैसे का वैसी रखती हूँ और दूसरे AC को हटाकर मैं उसकी जगह क्या लिख देती हूँ, BC स्क्वायर लिख देती हूँ। क्यों, क्योंकि वो गिवन है। अब तुम ध्यान से देखो, तुम्हें नहीं लगता कि अरे मैडम ये तो पाइथागोरस थ्योरम की स्टेटमेंट है, बिल्कुल। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आपका जो ट्रायंगल है वो ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। और जिसमें हम लोगों की हाइपोटेनियस कौन है, हाइपोटेनियस हम लोगों की है AB, ये इसको हाइपोटेनियस कहेंगे, ठीक है। AB इज हाइपोटेनियस एंड एंगल C इक्वल टू बोलो कितना, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। तो अगर आपको कभी पहले से 90 डिग्री दिया है तो ही आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। अगर आपको पहले से 90 डिग्री नहीं दिया तो आपको कुछ जुगाड़ जमानी पड़ेगी, जिस जुगाड़ के थ्रू आप ये लिख सको कि हाँ ये देखो अभी कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है, तो हाँ चलो करके अब इसमें हम लोग क्या लगा लेते हैं, अब आप लोगों का बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कि हाँ ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। खैर, दुनिया में इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में दो बातचीत सबको पता होनी चाहिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। और दूसरी बातचीत आपको ये पता होना चाहिए कि इसका हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। बस ये आपको पता होना चाहिए। अब आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अकॉर्डिंग आप एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना लीजिए। ये मैंने बना लिया, इसको नाम दे दिया ABC। इसकी साइड की लेंथ क्वेश्चन में 2A दी है, तो ऑब्वियस है ये भी 2A होगा और ऑब्वियस है कि ये भी 2A होगा। क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, आप उस पर फोकस करिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, हर एक एल्टीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी बताइए। एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। तो हाइट कैसे बनाते हैं, मैंने जब ट्रायंगल चैप्टर पढ़ाना शुरू किया था उसका जो पहला इंट्रोडक्शन वीडियो था उसी में बताया था कि हाइट का मतलब क्या होता है। ये जो वर्टेक्स होता है ना, इस वर्टेक्स से आप सीधे 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 जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, इसी को आप बेसिकली उसकी हाइट कहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे एक ही हाइट बना रही हूँ, क्योंकि जितनी भी मतलब एक ट्रायंगल के अंदर कितनी हाइट्स बन सकती हैं, टोटल एक ट्रायंगल के अंदर 3 हाइट्स बन सकती हैं। तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर ऑल 3 हाइट्स आर इक्वल, तीनों की तीनों हाइट्स बोलो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर तीनों की तीनों हाइट्स कैसी होती हैं, इक्वल होती है। मतलब अगर आपने एक निकाल ली तो आपकी तीनों की तीनों इक्वल होंगी, बाकी की तीनों निकालने की जरूरत नहीं। तो मैंने सिर्फ एक ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और इसको नाम दे दिया लेट्स से मैंने D। अब पूरी दुनिया जानती है कि एंगल भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, पूरी दुनिया जानती है ना। चलो बहुत ही अच्छी बात है। अभी उसके अलावा अभी मैं करूँ क्या, तो देखो ध्यान देना, मेरे को सबसे पहले यहाँ पर कुछ काम करना है। क्या काम करना है, काम मुझे ये करना है
कि मैं एक काम करती हूँ, सबसे पहले ये AD की वैल्यू निकालती हूँ, क्योंकि यही तो निकालनी है मुझको। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये BD की वैल्यू निकालो। मैं तुम्हें दोनों वैल्यूज निकाल के दिखाती हूँ कैसे करते हैं। अब देखो, इसको निकालने के होते हैं टोटल 2 तरीके। आप कॉन्ग्रुएंसी का यूज करके भी निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकते हो। ठीक है, मतलब जब पहला तरीका है वो क्या है कि आप क्या करो, कॉन्ग्रुएंसी यूज करो और पाइथागोरस थ्योरम यूज करो और आपका आंसर आ जाएगा। और दूसरा जो सबसे आसान तरीका होता है वो होता है ट्रिग्नोमेट्री का यूज करो। खैर, ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर ट्रायंगल के आगे आता है, और क्योंकि ये एक्सरसाइज ही पाइथागोरस वाली है तो एक स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इसको पाइथागोरस से सॉल्व करे। बट मैं देखो यही सजेस्ट करूंगी कि एग्जाम में कभी आपको कोई ये नहीं बोलने वाला है कि इसको पाइथागोरस से करो, इसको ट्रिग्नोमेट्री से करो। उस इंसान को आपके आंसर से मतलब होगा, तो आप ट्रिग्नोमेट्री से करिए। मैं सिखा दोनों तरीके देती हूँ, ठीक है, मैं सिखा दोनों तरीके देती हूँ, आप जिसमें कंफर्टेबल है आप वो यूज करिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज वेरी इजी, आपको सिर्फ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। जैसे कि पहला, अगर मान के चलते हैं ये 90 डिग्री है, क्या मान के चलते हैं भैया, है ही, वो तो सबको पता है। तो मैडम ये हाइपोटेनियस है, ये इससे तो एग्री करते हो ना कि 90 डिग्री के सामने वाली को हाइपोटेनियस कहते हैं। हाँ, इससे एग्री करते हैं। अभी आपको एक एंगल चाहिए 90 डिग्री के अलावा, ठीक है ना मैडम, ये वाला एंगल है मेरा, है ना। इस एंगल को मैं अपना क्या मान लेती हूँ, थीटा मान लेती हूँ। इस एंगल को मैंने मेरा क्या मान लिया, थीटा। तो थीटा के बाजू की जो साइड होती है एकदम चिपक के, इसको कहते हैं एडजेसेंट साइड। इसे कौन सी साइड कहते हैं, एडजेसेंट साइड। और जो थीटा के सामने वाली साइड होती है उसको कहते हैं अपोजिट साइड। हमेशा पहले हाइपोटेनियस फिक्स कर लेनी चाहिए, उसके बाद एक एंगल को थीटा मार्क कर लेना चाहिए, उसके बाजू वाले थीटा को अपना एडजेसेंट साइड कहना चाहिए और सामने वाले को उसका अपोजिट साइड। बस खत्म कहानी। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, जैसे कि एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब होता है अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अभी थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। अपोजिट साइड, थीटा की अपोजिट साइड कौन है मैडम, AD है थीटा की अपोजिट साइड। हाइपोटेनियस कौन है मैडम, AB हाइपोटेनियस है। अब आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो होता है √3/2। ये होता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में। और जो AD है, A फॉर एप्पल, D फॉर डॉग, वो तो हमको कैलकुलेट करना है, तो एज इट इज। और जो AB है हाइपोटेनियस, वो आपको कितनी दी है, 2 टाइम्स ऑफ A। बस अब आप क्रिस क्रॉस कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। 2 2 कट गया और यहाँ से √3 × A = AD। तो यहाँ से AD की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, √3A। यानी कि जो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है, उस इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट की वैल्यू होती है √3 टाइम्स ऑफ A। A मतलब जो भी इसमें साइड होगी, √3 टाइम्स ऑफ A। तो आप इतनी आसानी से निकाल सकते हैं। कल को हो सकता है 2A की जगह A दे दे, A/2 दे दे, 4A दे दे, कुछ भी दे दे, आप ट्रिग्नोमेट्री से आसानी से निकाल लीजिए। अगर आपको BD कैलकुलेट करने को कहता कि BD की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो वो भी आसान चीज है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, इस बार साइन थीटा के बदले कॉस थीटा लगाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा = एडजेसेंट साइड अपॉन में हाइपोटेनियस। ये फॉर्मूले होते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। एडजेसेंट साइड आपको कितनी दी हुई है, थीटा की एडजेसेंट साइड कौन है, BD। हाइपोटेनियस तो भैया AB थी, AB है और AB ही रहेगी। ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट में आप देखिए, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है 1/2, ठीक है। BD आपको फाइंड करना है वैसे का वैसी। AB आपको कितना दिया है, 2 टाइम्स ऑफ A, तो 2 और 2 कट गया। सो देयरफॉर अगर BD पूछा जाता तो यहाँ से BD कितना निकल जाता, A। तो आपके पास जो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 6 है। आप इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हो। बट अगर आपका एटीट्यूड ऐसा है कि नहीं हमको तो ट्रिग्नोमेट्री नहीं करनी, हमको तो पाइथागोरस से ही करना है, तो मैं तुम्हें हिंट दे देती हूँ कि पाइथागोरस से आप इसको कैसे करोगे। करने का काम तुम्हारा है। सुनो, आपके पास परपेंडिकुलर बनाने से 2 ट्रायंगल क्रिएट हो रहे हैं। एक है पर्पल कलर का ट्रायंगल
जिसका नाम है ADB, और एक ये ब्राउन कलर का ट्रायंगल जिसका नाम है ADC। तो अगर तुम इस क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी से और पाइथागोरस थ्योरम से मिलकर प्रूव करना चाहते हो तो स्टेप नंबर 1 क्या होगी? स्टेप नंबर 1, आप ट्रायंगल ADB को और ट्रायंगल ADC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ, जो कि आपने ऑलरेडी 9th क्लास में कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं ये सीखा है। आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके बताओ, जो कि RHS टेस्ट से हो भी जाएगा आसानी से। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो आप उस पर क्या अप्लाई कर सकते हो? CPCT कर सकते हो ना। तो अगर ट्रायंगल ABD और अगर ट्रायंगल ADC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो क्या मैं BD इक्वल टू DC लिख सकती हूँ और इसका रीजन दे सकती हूँ CPCT? इसका रीजन दे सकती हूँ क्या मैं CPCT? बिल्कुल दे सकते हो। अब सोचो मैडम, यहां से लेके यहां तक का ये पूरा का पूरा BC आपने हमको दिया था 2 टाइम्स ऑफ A। अब आप कह रहे हो कि BD इक्वल टू क्या है? DC है। तो इसका मतलब BD इक्वल टू DC जरूर कितने रहे होंगे? A। और मैंने तो तुमको निकाल के भी दिखाया कि A आता है, बट ओरली कर सकते हैं ना कि BD और DC अगर इक्वल है और अगर टोटल लेंथ 2 टाइम्स ऑफ A है तो जरूर BD कितना रहा होगा? A। यहां से आपको पता चल गया कि BD आपके पास कितना आ चुका है, ये BD आपका A आ चुका है और A भी आपको पहले से पता है। अब आप इसे एक छोटे ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए, जिसमें AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस आपका BD स्क्वायर आ जाएगा। AB स्क्वायर की जगह 2 टाइम्स ऑफ A स्क्वायर, AD स्क्वायर आपको निकालना है और BD की जगह A स्क्वायर। आप कैलकुलेट कर लीजिए, AD की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो दोनों तरीके होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से भी जा सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी जा सकते हैं, आपकी चॉइस है कि आपको कैसे करना है। डन। तो अभी यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 इसको भी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब थ्योरी वाला पेपर हुआ करता था तब इस क्वेश्चन की बहुत इज्जत थी, अभी भी होगी। क्यों? क्योंकि क्या कहा मैंने, ज़रूरी नहीं है ना कि क्वेश्चन आपको ऐसे बोला जाए कि पूरा का पूरा थ्योरी लिख के दिखाओ। हो सकता है कल को आपसे पूछ ले कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू फॉर अ रोम्बस, ऐसा कल के पूछ लिया जाए। तो बहुत सारी बेसिक रोम्बस की प्रॉपर्टी तो हर बच्चे को पता होती है, बट ये प्रॉपर्टी नहीं पता हो तो वो सोचेगा यार ये जरूर फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो बेसिकली आप याद रखिए कि ये क्या है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस है एक तरीके से। क्या है ये प्रॉपर्टी, जरा देखते हैं। क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि अगर आपके पास एक रोम्बस होता, मान के चलिए PQRS आपके पास एक रोम्बस है, ठीक है। अब देखो सबको पता है कि रोम्बस एक ऐसा फिगर होता है जिसकी ऑल साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। ठीक है, सबको पता है, ये दुनिया में हर इंसान को पता है कि इसकी ऑल साइड्स इक्वल होंगी, यानी कि PQ इक्वल टू QR इक्वल टू RS इक्वल टू PS। ये मानते हो? तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि प्रूव करो सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड, मतलब जितनी भी साइड्स हैं उन सारी साइड्स के स्क्वायर करो और उन सारी साइड्स के स्क्वायर का एडिशन करो। ठीक है, और इन सारी साइड्स के स्क्वायर का एडिशन इक्वल होना चाहिए। किसके इक्वल होना चाहिए? जो उस रोम्बस की डायगोनल होंगी उन डायगोनल का स्क्वायर। अब एक रोम्बस के अंदर 2 डायगोनल हो सकती हैं। पहली डायगोनल होगी PR, तो PR का स्क्वायर प्लस दूसरी डायगोनल होगी QS, तो प्लस में QS का स्क्वायर। ये क्वेश्चन वाला आपसे टू प्रूव करवाना चाह रहा है कि ये स्टेटमेंट को टू प्रूव करो। अब ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस, तो आपको बताना होगा कि हाँ करके PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QS स्क्वायर, ये भी डायगोनल की रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है। यानी कि साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर प्लस साइड 3 स्क्वायर, ठीक है, प्लस साइड 4 स्क्वायर इक्वल टू डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर, ये भी रोम्बस की ही प्रॉपर्टी है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, या फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि देखो प्रूफ करने को तो नहीं दे सकता टर्म 1 के पेपर में, तो वो क्या करवाएगा आपको 4 साइड्स में से और 2 डायगोनल में से। देखो क्या क्या है आपके पास, 4 साइड्स हैं और 2 डायगोनल हैं, तो टोटल डेटा आपके पास कितना हुआ? टोटल डेटा हुआ 6। इन 6 में से कोई भी
कोई भी 5 डेटा आपको गिवन दे देगा और छठवीं डेटा आपको क्या करने को लगा देगा, फाइंड करने को लगा देगा कि भैया फाइंड करके लाए छठवां डेटा जा। तो जिस बंदे को पता है कि अच्छा हाँ रोम्बस के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी, वो तुरंत ये प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लिखेगा और डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेगा और जो अननोन वैल्यू होगी उसको वो कैलकुलेट कर देगा। बट ये याद होना चाहिए, क्योंकि देखो टर्म 1 के एमसीक्यू पेपर में प्रूफ नहीं आएंगे, बट जो एनसीईआरटी में एक एक क्वेश्चन का आपको लिख कर दिया गया है उन सारे क्वेश्चन से एमसीक्यूज फ्रेम कर लिए जाएंगे। तो आपको हर एक क्वेश्चन को ऐसा याद रखना कि अच्छा दिस क्वेश्चन इज मीन्स 1 प्रॉपर्टी, तो ही आप वहाँ पे एमसीक्यू को अटेम्प्ट जल्दी कर पाओगे, ठीक है। अदरवाइज पेपर में एमसीक्यू नहीं बनेंगे। अगर ऐसा सोचोगे कि हाँ ये तो चीज़ें याद थोड़ी ना रखनी चाहिए, तो मैथ्स है भैया, भले ही ये मैथ्स है लेकिन ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो एक स्टूडेंट को हमेशा याद होने चाहिए, तभी आप इनसे एमसीक्यू जल्दी बना पाएंगे। एट अ टाइम पेपर में सोचेंगे कि बना लें तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। खैर अभी पेपर में प्रूफ तो आएगा नहीं, लेकिन प्रूफ करना भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि हम लोग रट्टा मारने वाली तो पढ़ाई कर नहीं रहे, प्रूफ आना भी ज़रूरी है कि अच्छा इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अच्छा इसका कैसा अटेम्प्ट होगा। बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका। कैसे? जैसे रोम्बस की एक प्रॉपर्टी होती है ऑल साइड्स इक्वल, वैसी ही रोम्बस की एक दूसरी प्रॉपर्टी भी होती है डायगोनल्स, ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि ये कि आपके ये जो डायगोनल है ये कितने डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, 90 डिग्री पर। तो ये सारे एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ये कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के। डायगोनल बनाने की वजह से जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं वो चारों ट्राइंगल कितने कैसे कैसे होंगे, चारों के चारों राइट एंगल ट्राइंगल होंगे, ठीक है। ये पहली दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब डायगोनल्स के इक्वल टुकड़े होंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो मुझको ये वाला ट्राइंगल बहुत पसंद है, मैंने इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, तो जब मैं इस ट्राइंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर प्लस, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ओ क्यू का स्क्वायर। अब बच्चों की गाड़ी अटक जाती है कि मैडम इसके आगे तो अब बन ही नहीं रहा है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखो मैंने क्या कहा, एक तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब डायगोनल्स के इक्वल टुकड़े होंगे, यानी कि पी ओ और ओ आर आपस में क्या होगा, इक्वल। तो क्या आप पी ओ की जगह ओ आर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल है, बट लिखना मत, कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा फिर क्या करें, क्या मैं पी ओ की जगह पी आर अपॉन 2 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो आप उसकी जगह पी आर अपॉन 2, क्यों नहीं लिख सकते, एकदम आप लिख सकते हो उसकी जगह पी आर अपॉन 2, क्योंकि इक्वल टुकड़े हुए ना, इसका मतलब बड़े वाले का बाई 2, राइट। ओ क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू की जगह मैडम आप ओ एस लिख सकते हो, बट लिखना मत, कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि क्या लिख देना, ओ क्यू की जगह क्या लिख देना, बड़े वाले का बाई 2, यानी कि क्यू एस बाई 2 का होल स्क्वायर। अब कर दो स्क्वायर, क्या हो जाएगा बताओ, स्क्वायर करने पर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर बाई 4 प्लस क्यू एस स्क्वायर बाई 4। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। अब जैसा कि तुमको पता है रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं और मेरे पास लिखकर आया है 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर, तो 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू स्क्वायर को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकते हो मैम आप, इक्वल टू में पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर। क्या हमको यही प्रूफ करना था, यस हमको यही प्रूफ करना था। देखो पी आर स्क्वायर प्लस क्यू एस स्क्वायर चाहिए था, ये देखो मिल गया, बट मैडम लेफ्ट साइड में तो पी क्यू स्क्वायर 4 बार आ गया है, हमको 4 तो नहीं चाहिए थे, हमको तो बाकी भी चाहिए थे। तो इतना तो पता है ना कि इसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो एक पी क्यू स्क्वायर को मैंने लिख दिया क्यू आर, दूसरे पी क्यू स्क्वायर को मैंने लिख दिया आर एस, तीसरे वाले को लिख दिया मैंने एस पी, हो गया प्रूफ। तो इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, 4-5 प्रॉपर्टीज दे देगा रोम्बस की और पूछेगा कि इसमें से कौन सी रोम्बस की प्रॉपर्टी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। तो जिस बच्चे को ये पता होगा कि रोम्बस में चारों साइड्स के स्क्वायर का एडिशन इक्वल टू डायगोनल के स्क्वायर का एडिशन है, वो इसको करेक्ट बोलेगा। जिसको नहीं पता होगा इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट, वो इसको इनकरेक्ट बोल देगा। दूसरा, इससे क्वेश्चन क्या फ्रेम किया जा सकता है,
4 साइड और 2 डायगोनल में से कोई भी 5 इंफॉर्मेशन दे देगा, 6वीं इंफॉर्मेशन अननोन रखेगा और बोलेगा फाइंड करो। जिस बच्चे को इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं पता है वो इस रिजल्ट को यूज नहीं कर पाएगा, क्वेश्चन छूट जाएगा। तीसरा क्वेश्चन इस टॉपिक से ऐसा पूछा जा सकता है जिसको ये बात पता होगी कि रोम्बस का डायगोनल एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, तो क्या करेगा, आपको ये वैल्यू दे देगा, ये वैल्यू दे देगा और आपसे ये वाली वैल्यू पूछेगा, या फिर हो सकता है वो आपसे पूरी की पूरी डायगोनल पूछ ले। तो इसके लिए स्टूडेंट को सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि रोम्बस के अंदर के जो हर ट्राइंगल होते हैं वो राइट एंगल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बस खत्म। तो हो गया हमारा काम। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग ये डिस्कशन रोकते हैं। तुम लोग इस डिस्कशन के बाद अभी इतने निपुण हो चुके हो कि ये सारे क्वेश्चंस में से फटाफट कॉपी चेकिंग करवा लोगे, तो इनकी कॉपी चेकिंग करवाना शुरू करो, प्रॉपरली लिख कर देना, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ काम तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 17, इसको एक बार ट्राई करके देखना, गिव इट अ ट्राई। क्वेश्चन नंबर 12, इसका आप डायग्राम बनाएंगे तो ये क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ ये देखो 13, हाँ 13 भी आपसे बन जाएगा। अगर एक ही नियम याद रखना, जितने भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं सब में पाइथागोरस लगा दो और टू प्रूफ को घूर घूर के देखो। जब आप टू प्रूफ को घूर घूर के देखोगे ऑटोमेटिकली सवाल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर नहीं बने तो कोई इश्यू नहीं है, कल की क्लास में हम ये 13, 14, 15, 16 ये सारे क्वेश्चंस भी एक एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। बट राइट नाउ ये जितने भी सवाल मैंने बताए फिलहाल आप आज इन